हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है, कब वो फॉरवर्ड बायस होता है, कब वो रिवर्स बायस होता है। दोस्तों एक्चुअली मुझे वीडियो बनाना था रेक्टिफायर पर मुझे ऐसा लगता है कि सेमीकंडक्टर आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप रेक्टिफायर को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेमीकंडक्टर आर मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं। सिमिलरली इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। चलिए कुछ कॉमन सेमीकंडक्टर के एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन विच इज़ 27% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जर्मेनियम ये एक सिंगल एलिमेंट है और ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप देखेंगे सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है 14, जर्मेनियम का है 32 और इनके दोनों की आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, silicon carbide, indium phosphide. As I told you earlier that silicon makes up 27% of the earth crust and it is the second most abundant element in the crust, being surpassed only by oxygen. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इन रियलिटी आइसोलेटेड एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम ऑफ सिलिकॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट मीन्स इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस में सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन और हर सिलिकॉन एटम सराउंडिंग सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सेमीकंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर प्रकाश डाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। उसी प्रकार सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर से ज़्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है। सेकेंड पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और आप ये भी कह सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देखिए, दरअसल यहाँ पे ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो थर्मल एनर्जी क्रिस्टल को अवेलेबल होती है जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। आप यह भी कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को रेज़ करते हैं तो उसकी वजह से थर्मल वाइब्रेशन होता है और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करते हैं जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट, ये कम पावर कंज्यूम करते हैं। फोर्थ, इनका साइज स्मॉल और कॉम्पैक्ट होता है। जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में देखा होगा, सेमीकंडक्टर एक्ट लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन तापमान में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। यह इसलिए होता है कि इतने कम तापमान में कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटते हैं और कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो पाते। देयरफॉर दे एक्ट लाइक एन इंसुलेटर। इसके अलावा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को डोपिंग के माध्यम से इंक्रीज किया जा सकता है, विच मीन एडिंग इम्प्योरिटी। मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए डोपिंग मेथड का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। लास्टली, सेमीकंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देखिए, यहाँ पे आपके दिमाग में ना एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई सेमीकंडक्टर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि सेमीकंडक्टर की मदद से आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सेमीकंडक्टर है, आप इसकी मदद से करंट की डायरेक्शन को इस तरफ रख सकते हैं या आप करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो होने से रोक भी सकते हैं। सेकेंडली, आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी मदद से हम यूनिडायरेक्शनल करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सी सर्किट के अंदर हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। चलिए अब पढ़ते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि रियलिटी में आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्रिस्टल में एटम्स काफ़ी क्लोज होते हैं और हर एटम का एक यूनिक पोजीशन होता है। यहाँ एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन या उसके न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंट्रैक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए क्रिस्टल में हर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। इसीलिए यहाँ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि एनर्जी बैंड के रूप में होते हैं। देखिए बेसिकली दो प्रकार के हमें बैंड देखने को मिलते हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड। अगर मैं वैलेंस बैंड की बात करूँ, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन contains a series of energy level and forms a energy band known as valence band. It is the highest occupied energy band. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स ये सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेन करते हैं और इसकी वजह से ये एक एनर्जी बैंड बनाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर बात की जाए कंडक्शन बैंड की, तो दिस बैंड बेसिकली कंटेन्स मोबाइल चार्ज कैरियर। मतलब यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस बैंड मे बी पार्शली ऑक्यूपाइड और वेकेंट। इट इज़ द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड और इस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन दोनों के जो बीच का जो गैप है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की तो उसकी वैल्यू है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं अगर जर्मेनियम की बात करूं तो इसकी वैल्यू है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बैंड थ्योरी को समझाने के लिए मैंने आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का एग्जांपल दिया है। अगर इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पे कंडक्शन और वैलेंसी बैंड के जो बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो काफ़ी बड़ा है। इस गैप के ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड to the conduction band. Because of this reason, insulator do not allow electricity to pass through them. आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं तो रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं। इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं वुड, डायमंड। अगर बात की जाए कंडक्टर की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप है और यही कारण है कि बहुत आसानी से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। और इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम। अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर की तो ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर के मुकाबले में कम है। देखिए रूम टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं होती, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को रेज़ करेंगे तो थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। चलिए सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कंडक्शन बैंड के लिए इसकी वैल्यू है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वैलेंस बैंड के लिए इसकी वैल्यू है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि अगर हम इसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की एनर्जीज को देते हैं तो उसकी वजह से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एनर्जी को गेन करेंगे और आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। चलिए आप देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर बात की जाए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो ये प्योर फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं and silicon belongs to group 14 of periodic table and also known as carbon group। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं पहली स्लाइड में मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में समझा दिया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे उनकी कंडक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं होती। आपके पास दो तरीके हैं इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या तो आप टेम्परेचर को रेज़ करें
या एक और तरीका है जिसकी मदद से आप कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एंड वो मेथड होता है बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़। फॉर एग्जांपल ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़। सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ एटम टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। देखिए ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। और जो इम्प्योरिटीज़ एटम हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं डोपेंट। और इस प्रोसेस के थ्रू जो हमें इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग दो तरीके से की जा सकती है। द फर्स्ट मेथड इज बाय बोmbarding प्योर क्रिस्टल विद द आयंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ एटम। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप प्योर क्रिस्टल लीजिए और उस पर इम्प्योरिटी को बोम्बार्ड कर दीजिए। सेकेंड मेथड में आप ये कर सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी एटम को एक साथ हीट कर सकते हैं, और यू कैन से हीटिंग प्योर सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्योरिटीज एटम। अगर बात की जाए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। चलिए आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को उनके डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, मतलब जिसके आउटरमोस्ट सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपेंट के रूप में फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ कंबाइन होकर 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होता है जो क्रिस्टल लैटिस में फ्रीली मूव करता रहता है और उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। सो वी कैन से द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज बॉन्ड विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, एंड 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोपेंट इज सेट फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल्स, क्योंकि यहाँ पे उनकी संख्या कम होती है। देखिए यहाँ जो इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो उसकी वजह से ये एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, जिसको मैंने प्लस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए अगर बात की जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पे हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बोरोन का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने सराउंडिंग सिलिकॉन एटम के साथ इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ़ होल्स की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल्स, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो यू कैन से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ बॉन्ड विद द 3 ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, दिस लीव्स एन एब्सेंस ऑफ होल्स इन द इम्प्योरिटीज़। और जिन इम्प्योरिटीज़ एटम को यहाँ पे ऐड किया जाता है उनको बोलते हैं हम एक्सेप्टर। फॉर एग्जांपल बोरोन। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और एक नेगेटिव आयन को क्रिएट कर सकता है। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम की, तो आप देख सकते हैं ये आपको थोड़ा सा ना अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ एटम को ऐड करने की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी वैलेंस बैंड के पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। देखिए ये आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा रेक्टिफायर, वहाँ पे आपके बहुत काम आने वाला है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर
रिजल्ट्स इन पी एन जंक्शन फॉर्मेशन। देखिए जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है पी एन जंक्शन। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल्स, मतलब इनकी संख्या यहाँ ज़्यादा होती हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इनकी संख्या कम होती है। उसी प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और होल्स की संख्या कम होती है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। आपने 10th और 12th में एक टर्म पढ़ा होगा डिफ्यूजन। इसका मतलब होता है द नेचुरल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन पी टाइप के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एन टाइप से पी टाइप की तरफ होगा। सिमिलरली पी टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन एन टाइप के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसीलिए होल्स का जो मूवमेंट है वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ होगा। और इन्हीं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एक डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। सो यू कैन से द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिव रेज टू डिफ्यूजन करंट अक्रॉस द जंक्शन। देखिए यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए उसकी डायरेक्शन होगी पी से एन की तरफ। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे वो एन से पी की तरफ फ्लो कर रहे थे, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जंक्शन के पास रिकम्बाइन होंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसकी वजह से पी साइड जंक्शन की तरफ नेगेटिव आयन इकट्ठे होंगे, मतलब आयोनाइज एक्सेप्टर, और एन साइड जंक्शन की तरफ पॉजिटिव आयन इकट्ठे होने लगेंगे, मतलब आयोनाइज डोनर। जंक्शन के पास इनके इकट्ठे होने की वजह से यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। सो द स्पेस चार्ज रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। जैसे जैसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होंगे, जिसकी वजह से आयोनाइज डोनर और एक्सेप्टर की संख्या जंक्शन में बढ़ने लगेगी और डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी। इस डिप्लीशन लेयर की बनने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ने की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट है वो अब कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी हैं। जैसे पी साइड पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास पहुंच जाता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये ड्रिफ्ट हो जाएगा एन टाइप की तरफ। उसी प्रकार एन टाइप पे हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। अगर ये जंक्शन के पास पहुंचते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड एन टाइप। और इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होगा, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। सो यू कैन से द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर मीन्स माइनॉरिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, दस अ ड्रिफ्ट करंट विच इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन टू द डिफ्यूजन करंट। आप यहाँ देख सकते हैं जो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन है वो डिफ्यूजन करंट के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो पी से एन की तरफ हो रहा है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट होगी। देखिए यहाँ पर एक समय या एक पॉइंट आएगा, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट की जो वैल्यू होगी वो डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं करेगा, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। चलिए अब बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड की, जिसे हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। देखिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेक्टिफायर इसी पर ही बेस्ड है। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। ए सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विद मेटेलिक एंड प्रोवाइडेड एट द एंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। देखिए सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं जिसके एंड में हम मेटेलिक एंड देते हैं ताकि हम इसको एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर सकें। अगर आप इसका सिंबल देखें तो आप देखेंगे इसमें एक एरो बना होता है जो देखने में बिल्कुल U2 बटन की तरह दिखता है, विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो अगर हम बात करें बाइसिंग कंडीशन फॉर पीएन जंक्शन डायोड, तो यहाँ पर बेसिकली हमें 3 तरह की बाइसिंग कंडीशन देखने को मिलती हैं। पहला है ज़ीरो बाइसिंग, दूसरा है फॉरवर्ड बाइसिंग और तीसरा है रिवर्स बाइसिंग। इन ज़ीरो बाइसिंग देयर इज़ नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन। देखिए ज़ीरो बाइसिंग के अंदर पीएन जंक्शन में कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं की जाती। देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में बेसिकली जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम पी टाइप से कनेक्ट करते हैं
और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम एंड साइड से कनेक्ट होते हैं। इस कंडीशन में मतलब फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मतलब फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। जैसा कि आप नीचे दिए डायग्राम में देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन है। यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल यहाँ पे होता ये है कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, जिसकी वजह से जंक्शन का इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। यही कारण है कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी कम हो जाएगी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के लिए रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके चले जाएंगे पी साइड पर और पी साइड के जो होल्स हैं वो क्रॉस करके चले जाएंगे एन साइड पर। जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस घटने लगेगी और रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन जब हम अप्लाइड वोल्टेज को पीएन जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा करेंगे तब रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिलिकॉन डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू है 0.3 वोल्ट। यदि अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस और रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा एंड मोर नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल क्रॉस द जंक्शन। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, जब रेजिस्टेंस कम होगा तब एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके पी साइड की तरफ चले जाएंगे और पी साइड के जो होल्स हैं वो क्रॉस करके एन साइड की तरफ चले जाएंगे। देखिए जब एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करके पी साइड की तरफ जाएंगे तब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सिमिलरली पी साइड के जो होल्स हैं जब मूव करेंगे एन साइड की तरफ तब ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ये अट्रैक्ट होंगे और ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट इन अ फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। नाउ वी लुक एट द वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस में फॉरवर्ड करंट है और एक्स एक्सिस में यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज है। लेकिन अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को ज़ीरो से धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। लेकिन जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करेगा, जो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, और आप यहाँ देखेंगे कि करंट की वैल्यू अचानक बढ़ गई है, which means there will be a sharp increase in the flow of current. So we can say the voltage at which the forward diode current increase rapidly is known as knee voltage or cut-in voltage. अब बात करते हैं रिवर्स बाइस की। रिवर्स बाइस कंडीशन में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड होता है, जबकि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एन साइड से कनेक्टेड होता है। देखिए दरअसल यहाँ पे होता ये है कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो पी साइड के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है मतलब होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली एन साइड पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, उनको बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से पीएन जंक्शन में आयोनाइज्ड डोनर और एक्सेप्टर की संख्या बढ़ने लगेगी एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर आल्सो इंक्रीज। Also, the resistance for the movement of majority charge carrier will also increase. इसी बात को दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है। दरअसल यहाँ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट कम हो जाता है। यही कारण है कि रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता है but only leakage current flow in PN junction, that is because of minority charge carrier. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए पी साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हमारे एन साइड में जो माइनॉरिटी कैरियर है वो है होल्स। क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर पी साइड का कोई इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास में आता है तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ड्रिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड एन साइड। अब यहाँ पहुँचने के बाद बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली एन साइड का जो माइनॉरिटी कैरियर है मतलब होल्स अगर जंक्शन के पास आता है तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ड्रिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड एन साइड। और यहाँ पहुँचने के बाद
बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यही कारण है कि रिवर्स स्पाइस कंडीशन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से लीकेज करंट फ्लो करता है। क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से कम होती है, इसलिए बहुत कम लीकेज करंट फ्लो करेगा, इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पेयर में होगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। ये बेसिकली वोल्टेज और करंट के बीच में एक कर्व होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस में है रिवर्स वोल्टेज और वाई एक्सिस में है रिवर्स करंट। देखिए जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे रिवर्स करंट या लीकेज करंट की वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब रिवर्स वोल्टेज को और बढ़ाने पर पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक हो जाएगा। इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर आप रिवर्स वोल्टेज को और बढ़ाएंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि रिवर्स करंट की जो वैल्यू है यहाँ पर शार्पली बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इस रीज़न को हम बोलते हैं एवलांच रीजन या जीनर ब्रेकडाउन। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।